हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक का जो सीरीज़ की कंटिन्यूएशन में था। इससे पहले हमने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को कवर कर लिया था। अब हम कवर करने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो क्या क्या सेलिएंट फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको कवर करेंगे हम। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना इम्पॉर्टेंट है तो उसके जो जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं वो तो एटलीस्ट हमें पता होने ही चाहिए। ठीक है, सो सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा फोर्थ टॉपिक है। तो इसी के साथ हमारे 4 टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम मेजरली जो टॉपिक्स लेंगे वो प्रियम्बल, यूनियन एंड टेरिटरीज, फिर सिटीजनशिप, फिर फंडामेंटल राइट्स। सो हम धीरे धीरे इन सबको कवर करते चलेंगे। अब चलिए शुरू करते हैं इसके साथ। तो सेलिएंट फीचर्स क्या होता है? यूनिक है ये इसकी कंटेंट में। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिक है अपने कंटेंट और स्पिरिट में। ठीक है, क्यों यूनिक है और क्यों इसका कंटेंट इतना अच्छा है, इसके लिए हमें इसके फीचर्स के अंदर जाना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा कि इसकी यूनिकनेस क्यों है। सो फर्स्ट आपको लिखना है, इसको डिस्क्राइब करना है कि इट्स यूनिक इन इट्स कंटेंट एंड स्पिरिट। जो फिलॉसफी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वो बहुत डिफरेंट है और वो काफ़ी अच्छी है। ठीक है, फिर ओरिजिनल फीचर्स हैव अंडरगॉन चेंज ड्यू टू अमेंडमेंट्स। ओरिजिनल फीचर्स को भी हमने चेंज करा है। ऐसा नहीं है कि हमने फीचर्स हैव अंडरगॉन चेंज्ड, उनको हमने चेंज करा है हमारी नीड्स के हिसाब से, इसलिए इसको लिविंग डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। सो इट्स नोन एज लिविंग डॉक्यूमेंट। क्यों लिविंग डॉक्यूमेंट कहा गया है? क्योंकि लिविंग बींग्स हैं जो अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं चेंजेस के, एनवायरमेंटल चेंजेस और जो भी उनके हिसाब से आसपास चेंजेस हो रहे हैं उसके हिसाब से जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, क्योंकि ये भी हमारी नीड्स के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, क्योंकि अमेंडमेंट के थ्रू हम इसमें चेंजेस ले आते हैं। और फिर इसके अंदर जो मेजर अमेंडमेंट्स आए थे वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू आए थे, और वो अमेंडमेंट हुआ उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए ये तो बेसिक इसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट हमने देख लिया। इसके बाद अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद इसके सेलिएंट फीचर्स लिखने लगेंगे। फर्स्ट सेलिएंट फीचर है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेंदीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। आपका कॉन्स्टिट्यूशन लेंदीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब ये लेंदीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। आपके अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ओनली 10 आर्टिकल्स आर देयर। ठीक है, बट हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और इलेबरेट डेटा इंसर्ट किया गया है। ठीक है, सो कॉम्प्रिहेंसिव, इलेबरेट एंड डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। इलेबरेट एंड डिटेल्ड। ठीक है, अब ये इतना डिटेल्ड और इलेबरेट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ओरिजिनली ओरिजिनली कितने आर्टिकल्स थे? 395 आर्टिकल्स थे। और जैसे आपकी बुक्स होती है उसके अंदर सब चैप्टर्स होते हैं, उसके अंदर टॉपिक्स मेंशन होते हैं आपके इंडेक्स में, उसी तरीके से जैसे ये मान लीजिए आपके 395 तो चैप्टर्स हैं, उस चैप्टर्स के अंदर उनको क्लासीफाई कर रखा है 22 पार्ट्स के अंदर। ठीक है, जैसे एनवायरनमेंट का सेक्शन हो गया आपके, अगर केमिस्ट्री आपकी कोई साइंस की बुक है, ठीक है, जस्ट अज्यूम आपकी साइंस की बुक है। साइंस की बुक के अंदर आपके कितने पार्ट्स होते हैं? 8 क्लास तक आपको, 6 से लेकर 8 तक क्लासीफाई करा होता है कि केमिस्ट्री आगे वाले सेक्शंस में रहेगा, फिर उसके बाद बायो रहेगा, फिर उसके बाद फिजिक्स रहेगा। तो ये आपके क्या पार्ट्स है? तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, फिर लास्ट में एनवायरमेंटल होता है। तो ये 4 पार्ट्स में आपकी केमिस्ट्री साइंस की बुक डिवाइडेड होती है। उसी तरीके से आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको 22 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा है, स्टेट सब्जेक्ट और यूनियन सब्जेक्ट्स, उसके बाद क्या क्या हमारे एग्जीक्यूटिव्स होंगे, लेजिस्लेचर होंगे, इस तरीके से 22 पार्ट्स हैं। ठीक है, सिटीजनशिप वगैरह, और ये हम सब पार्ट्स को ही पढ़ रहे हैं। जो यूनियन टेरिटरी है, जो प्रियम्बल है, जो सिटीजनशिप है, फंडामेंटल राइट्स, ये सब इसके एक एक करके पार्ट्स है। तो 22 पार्ट्स थे उसके अंदर। फिर उनके अंदर पार्ट्स के अंदर चैप्टर्स अलग अलग थे, जो कि 395 चैप्टर्स जिन्हें हम आर्टिकल्स कहते हैं, और 8 शेड्यूल थे। ठीक है, 8 शेड्यूल थे। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चैप्टर्स के अंदर इंक्लूड नहीं करी जा सकती, जैसे कि अगर हम बात करें कितने सारे स्टेट्स हैं। ठीक है, तो अगर जैसे मैंने पार्ट फर्स्ट के अंदर मैंने यूनियन और इट्स टेरिटरीज के डिस्कस कर लिया, जिसके अंदर आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है।
वो आपको और समझ आएगा जब हम आगे करेंगे। एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ और इसको ये सही एग्जांपल है, जैसे कि यूनियन और टेरिटरी हम टॉपिक पढ़ेंगे इसके बाद, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक क्या है, यूनियन और उसकी टेरिटरीज के बारे में डिस्कशन है, उसके क्या क्या रूल्स होंगे, किस तरीके से गवर्न होगा, कौन उसके अंदर चेंजेस ला सकता है। बट उसके कितने सारे स्टेट्स हैं या कितने सारे यूनियन टेरिटरीज हैं उनको हमने शेड्यूल के अंदर डिस्कस करा है। तो ये जो शेड्यूल्स होते हैं ये हमको कॉन्स्टिट्यूशन के एंड में प्रेफर करे जाते हैं, जिसके अंदर हम इलेबरेटली चीज़ों को डिस्कस करते हैं जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। तो ओरिजिनली इतना था बट नाउ इट हैज़ बीन चेंज्ड, और जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे अमेंडमेंट हो गए थे, तो आर्टिकल्स के नंबर भी इंक्रीज कर दिया, 470 आर्टिकल्स हैं। तो आप देख सकते हैं कितना लेंदीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ये, ठीक है। पार्ट्स भी इंक्रीज कर दिए, 25 पार्ट्स कर दिए हैं और शेड्यूल 12 कर दिए हैं। ये क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर इसके रीजंस क्या हैं, क्यों इतना इलाबरेट या फिर इतना लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है हमारा, क्या हमको अच्छा लग रहा था इतना ज़्यादा इलाबरेट करना उसको? जी नहीं, एक्चुअली हमारी रिक्वायरमेंट ही ये थी। रिक्वायरमेंट क्या थी, रीजंस क्या थे हमारे, क्योंकि हम जोग्राफिकली एक डाइवर्स नेशन है, जोग्राफिकली, कल्चरली, सोशली हम लोग बहुत डाइवर्स नेशन है, ठीक है। तो जोग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से जब हम लोग ज्योग्राफी का सेक्शन कवर करेंगे तब आपको मैं बताऊंगी कि कितनी सारी डाइवर्सिटी है। यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिल रहे थे, डेसिडियस फॉरेस्ट भी मिल रहे हैं, डेजर्ट्स भी मिल रहे हैं और कोस्टल रीजन भी है, तो जोग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से। फिर उसके बाद हिस्टोरिकल फैक्टर्स, हमारे ऊपर बहुत सारे एक्सटॉर्शंस हुए हैं पहले, अलग अलग लोग आए थे, फिर उस अरब्स आए थे, फिर उसके बाद मुगल्स आए थे, जो अलग अलग हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की वजह से भी चेंजेस लाने ज़रूरी थे, जिससे कोई कन्फ्यूजन ना रहे बाद में और कोई हमारी सॉवरेनिटी को हार्म ना कर सके। फिर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक तो इसलिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है तो सारे स्टेट्स की जो भी उनकी नीड्स हैं उनको हमको सही से देखना पड़ेगा। इसीलिए उस कॉन्स्टिट्यूशन में सब जितने भी 28 स्टेट्स हैं, सब स्टेट्स जोग्राफिकली अलग है, कल्चरली अलग है, अपने अंदर उनके जो डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा है, उन सबको एक साथ क्लब करना पड़ेगा हमें, और इसलिए ये लेंदी बन जाता है। फिर डोमिनेंस ऑफ लीगल ह्यूमैनिटीज, अब इसके मतलब क्या है कि कंटेन नॉट ओनली द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस, इसके अंदर कोई फंडामेंटल गवर्नेंस के यही नहीं है कि बस अच्छा ठीक है ऐसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, जैसे कि अपने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है सिर्फ एक सब हेड्स, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, बट अपने इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस भी हैं कि उनको किस तरीके से करा जाएगा, और अगर वो नहीं हो पाता है तो क्या होंगे, इफ एंड बट सारी चीज़ें कवर करी गई है, ठीक है। तो डोमिनेंस नहीं है यहाँ पे, डोमिनेंस रखी गई है, सॉरी, ऑफ लीगल ह्यूमैनिटीज। तो लीगली जो भी क्राइसिस हो सकते हैं उनको सबको कर्व करा गया है, ठीक है। चलिए इसको आप लिख सकते हैं, कंटेन नॉट ओनली फंडामेंटल प्रोविजंस, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? फिर फर्स्ट फीचर हो गया इसका कि लेंदीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड फीचर क्या है इसका, दिस इज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था इट इज़ अ रैंसैक ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड, सो इट इज़ ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, ठीक है। इसके अंदर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो कहा था वो भी आप कोट कर सकते हैं, बी आर अम्बेडकर proclaimed that this constitution of India has been framed आफ्टर रैंसैकिंग, मतलब सारे कॉन्स्टिट्यूशन को छानने के बाद, हर एक कॉन्स्टिट्यूशन को देखा है वर्ल्ड के, उसके बाद हमने जो सबसे बेस्ट कंटेंट है सारे कॉन्स्टिट्यूशंस का उसको इम्बाइब करा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हैज़ बीन फ्रेम्ड आफ्टर ransacking all known constitution of world, all known constitution of world, ठीक है। समझ आ रहा है आपको? चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट फीचर पे। दो फीचर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं,
और इसके अंदर हम मोर देन 15 फीचर्स को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जानना, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो भी आपके लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, आपके लीगल राइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसके अंदर रिजिड भी है ये, तो ये फ्लेक्सिबल भी है। किस तरीके से रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का मेरा मतलब है, कोई बॉडी शेप तो है नहीं इसका कि रिजिड होगा या फ्लेक्सिबल, बट इसके अंदर कुछ कुछ जो प्रोविजंस हैं इसके, ठीक है, इसके अंदर जो भी कंटेंट हमने इंक्लूड करा है उसको हमने ऐसा करा है कि कहीं कहीं पे तो स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, मेंबर प्रेजेंट प्लस टू थर्ड प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो उसके अंदर क्या होता है, बहुत टू थर्ड मेजोरिटी चाहिए आपको हाउस के अंदर प्रेजेंट एंड वोटिंग की। तो वो उसके लिए आपको बहुत सारे लोग चाहिए, तो वो काफ़ी एक डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। और अब सिंपल मेजोरिटी भी है कहीं कहीं पे, मतलब जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उसका मिनिमम कोरम 10% होना चाहिए। अगर वो लोग 10% लोग भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं देन इट विल बी डीम्ड एज पास्ड। तो कहीं कहीं पे हम बहुत इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कहीं कहीं पे हमको बहुत ज़्यादा रिजिड स्टेप्स लेने पड़ते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करने के लिए, ठीक है। तो सम प्रोविजंस रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी, special majority, while others require simple majority, ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, तीन मेजर फीचर्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब फोर्थ फीचर है हमारा कि फंडामेंटल्स फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। ये बहुत बार कहा गया है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है बट वो यूनिटरीली बायस्ड है, मतलब कि ज़्यादा पावर्स यूनियन की तरफ टिल्टेड है। फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। तो ये सब चीज़ें क्यों हैं, क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर यूनियन ऑफ स्टेट को ज़्यादा इम्पोर्टेंट पावर दी है। हमारा जो फेडरेशन है वो कोई एग्रीमेंट नहीं है स्टेट्स का, जिस तरीके से यूनियन यूएसए के अंदर आपने देखा होगा जो भी सारे स्टेट्स थे उनका एक एग्रीमेंट साइन करा था उन सब ने मिलके कि हम लोग, ठीक है, एक साथ जो भी पावर्स होंगी वो एक सेंटर के अंदर रहेगी और बाकी मेजर पावर्स हमारे पास रिटेन रहेगी। बट हमारा ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं था, हमारा यूनियन ऑफ स्टेट्स है। जब हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी करेंगे तब मैं इसकी डीपर मीनिंग आपको अच्छे से समझाऊंगी। यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या होता है कि इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, ठीक है। नो स्टेट हैज़ द राइट टू secede फ्रॉम द फेडरेशन। कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जो जिसके पास पावर हो कि वो इस फेडरेशन से अलग हो सके, ठीक है। जो खालिस्तान वाला इशू चल रहा है, अगर आपके क्वेश्चन आता है मेंस के अंदर खालिस्तान वाले टॉपिक पे इशू, ये क्योंकि अभी करंट का टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन आना काफ़ी प्रिडिक्टेड है, तो इसके लिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारा जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, इस कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका एक बेसिक फीचर है कि वो फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस है। इसलिए कोई भी स्टेट के पास राइट नहीं है कि वो सिसीड हो सके किसी भी फेडरेशन इस फेडरेशन से, ठीक है। इसलिए खालिस्तान वाला इशू को एक्सेप्ट नहीं करा जा रहा है। नॉट रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय स्टेट्स। इसके ऊपर आप खालिस्तान वाले इशू पे प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस इशू को ध्यान में रखें, करंट का इंपॉर्टेंट है। मैं साथ साथ में कोशिश करूंगी जैसे ही मुझे टाइम मिलता है करंट के ऊपर भी वीडियोस लेके आ जाएंगे, जिससे कि आप लोगों का और मेरा साथ साथ में अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। नो स्टेट हैज़ राइट टू secede, ठीक है, फ्रॉम फेडरेशन, ठीक है। चलिए, तो 4 फीचर्स हमने कवर कर लिए, अब देखते हैं नेक्स्ट फीचर को। नेक्स्ट फीचर हमारा क्या कह रहा है कि क्वासी फेडरल। अच्छा, इसके अंदर जो बेसिक लोगों ने नाम दिए थे वो भी एक बार डिस्कस करना ज़रूरी है। इसको कहा गया था कि ये एक क्वासी फेडरल है। जो हमारा इंडिया है वो एक क्वासी फेडरल स्टेट है। इसका मतलब ये किसने कहा था, केसी, ठीक है, बाय केसी उन्होंने कहा था कि ये एक
कॉसी फेडरल है, ये आ जाता है बहुत बार कि कौन क्या किसने कहा था स्टेटमेंट मैच द कॉलम के अंदर भी। तो बार्गेनिंग फेडरलिज्म टर्म किसने दी है इसको, बार्गेनिंग फेडरलिज्म, ये आप 2 बार भी पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि मॉरिस जॉनसन ने कहा था कि ये एक बार्गेनिंग फेडरलिज्म है। मतलब फेडरल तो है हम, बट उसके लिए भी हमको भीख मांगनी पड़ रही है, हम लोग बार्गेन करना पड़ रहा है हमको कि हमें फेडरल राइट्स दीजिए। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब एक साथ कोऑपरेट करके चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा था, ग्रैनविले ऑस्टिन। ये अपने अपने स्कॉलर्स रहे हुए हैं, पॉलिटिकल स्कॉलर्स हैं अपने टाइम के, जिन्होंने कमेंट करा था इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर पे। फेडरलिज्म विद फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। ठीक है, ये किसने कहा था, आइवर जेनिंग ने। अब आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं इंटरनेशनली भी, तो इनके लिए आपको पता होना चाहिए इनने क्या कमेंट करा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, क्योंकि मैच द कॉलम में पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखे गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर को लेके। तो यहाँ तक हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर को, जो कि है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये सारे फीचर्स फर्स्ट टॉपिक की, मतलब फर्स्ट टॉपिक्स हैं आपके जो कंटेंट गिवन है सिलेबस का, उसके अंदर ही सारे फीचर्स डिस्कस्ड हुए हैं कि पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फीचर्स के अंदर क्या डिफरेंस है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसके अंदर मैं आपको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से भी थोड़ा बहुत कंपेयर करवा दूंगी यहाँ पे, क्योंकि डिफरेंस पूछा गया है पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर मेजर फीचर क्या है कि ये प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन पे बेस्ड है। इसके अंदर कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन होता है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स के बीच में। ठीक है, तो बेस्ड ऑन कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। अब इसी कंट्री पे अगर हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम को डिस्कस करें तो उसके अंदर वाटर टाइट सेपरेशन होता है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में। तो एक डिफरेंस आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अगर कहीं पे भी पूछा जाता है कि जो कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक बेसिक फीचर है। प्रेसिडेंशियल फीचर में जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है उसके अंदर वाटर टाइट सेपरेशन होता है लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स के बीच में। मतलब वो एक दूसरे की फंक्शनिंग में इंटरफेयर नहीं करते हैं। फिर इंडियन पार्लियामेंट इज़ नॉट अ सॉवरेन बॉडी। अब ये जो इंडिया पार्लियामेंट है वो सॉवरेन बॉडी नहीं है, यूके का पार्लियामेंट सॉवरेन बॉडी है, क्योंकि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनरिटन है। हमने फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस करा था कि वहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसीलिए जो पार्लियामेंट है वो सॉवरेन नहीं है। वहाँ पे पार्लियामेंट सॉवरेन होता है, सॉरी, वहाँ पे पार्लियामेंट सेवरल सॉवरेन होता है ब्रिटेन के अंदर, बट इंडिया के अंदर पार्लियामेंट इज नॉट सॉवरेन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि इसके अंदर जो इंडियन स्टेट होता है वो इलेक्टेड हेड होता है। जो हेड ऑफ स्टेट होता है, हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड, हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड डायरेक्टली। अब उसके अंदर जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसके अंदर हेड ऑफ स्टेट इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, इज डायरेक्टली इलेक्टेड। जैसे आपने यूएसए के अंदर देखा होगा कि वहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं और यहाँ पर डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर की। सेवेंथ फीचर पे हम जा रहे हैं जो कि है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। अब पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी आप कहेंगे कि मैम आपने यहाँ पे तो कह दिया सॉवरेन बॉडी नहीं है। जी नहीं, सॉवरेन बॉडी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, सॉवरेन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को माना है, बट इसके अंदर जो मेजर पावर्स हैं, जो पार्लियामेंट्री को भी सॉवरेनिटी ग्रांट करी गई है, उसको भी अथॉरिटी है, तो इसीलिए जुडिशियल सुप्रीमेसी, जुडिशियल को सुप्रीम मारा है और पार्लियामेंट को सॉवरेनिटी को भी साथ में लेते हुए चला है हमने। यहाँ पे सॉवरेन क्यों नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट को पीपल के अंडर में, पीपल, क्योंकि वी द पीपल ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट है तो पीपल इसको गाइड कर रही है पार्लियामेंट को। बट यहाँ पर पार्लियामेंट को क्योंकि पीपल गाइड कर रही है
तो इसीलिए वहाँ पे कहीं कुछ लिमिटेशंस के अंदर सॉवरेनिटी भी ग्रांट करी गई है। अगर लोग साथ हैं तो पार्लियामेंट को सॉवरेनिटी है, अगर लोग साथ नहीं है मतलब वो पीपल के लिए वर्क नहीं कर रही है तो पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है। इसलिए 2 एस्पेक्ट्स में यहाँ पे पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी को डिस्कस करा है। फिर बात करते हैं जुडिशियल सुप्रीमेसी। तो ये दोनों ही चीज़ें इसमें इम्बाइब करी गई है। अब किस तरीके से इम्बाइब करी गई है कि कोई भी बिल है उसको कोई भी बिल है अगर पार्लियामेंट में आया है उसको पहले तो पार्लियामेंट के मेंबर्स उसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, डिबेट कर लेंगे, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में वो डिस्कस हो जाएगा। फिर उसको प्रेसिडेंट को साइन वाइन हो जाएगा। फिर उसके बाद उसको जुडिशियल रिव्यू के थ्रू देखती है कि क्या वो जो लॉ बना है वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उसके मैंडेट के अंदर फॉलो हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट on the other hand can declare parliamentary laws as unconstitutional through its power of judicial review। तो अगर कोई भी लॉ है जो कि तो इधर देख लीजिए आप इस स्टेटमेंट से आपको समझ आ जाएगा कि अगर कोई भी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जुडिशियल रिव्यू होने पे तो वो लॉ को अनवॉइड बता दिया जाएगा, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। तो यहाँ पे पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी अंडर एस्टिमेट हो रही है, यहाँ पे पार्लियामेंट उतना सॉवरेन नहीं है। बट यहाँ पे एक और चीज़ का ध्यान रखा गया है कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है मेजर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस हिसाब से ही सॉवरेन भी है, इसलिए सिंथेसिस है ये सॉवरेनिटी का। तो सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर पार्लियामेंट्री लॉज as unconstitutional through its power of judicial review। ठीक है। फिर बात कर लेते हैं पार्लियामेंट ऑन द अदर हैंड पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी किस तरीके से रहती है। पार्लियामेंट ऑन अदर हैंड कैन अमेंड मेजर पोर्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स। ठीक है। चलिए ये वाला फीचर भी अच्छे से आपको आई होप समझ आ गया होगा, इसमें कोई भी कन्फ्यूज क्योंकि यहाँ पे सॉवरेनिटी जो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है उसके 2 टर्म्स एक्सपेक्ट्स को हमने कवर करा है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स। चलिए इन नोट्स को अच्छे से फॉर्म कर दी जाइए साथ साथ में। तो ये हमारे और फीचर्स हो गए। अब इसके अलावा कुछ फीचर्स और हमारे रह रहे हैं, उनको भी अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। अब है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंटीग्रेटेड क्यों कहा गया है क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि हर लेवल पे सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर जुडिशियल, फिर हमारे मजिस्ट्रियल कोर्ट्स होते हैं। तो इसके अंदर हम लोगों ने एक क्लासीफाई कर रखा है, इंटीग्रेट कर रखा है। हाई कोर्ट अगर कोई संभाल नहीं पा रहा है केस तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट को। तो इस तरीके से इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इंटीग्रेटेड। और अपने आप में इंडिपेंडेंट भी है, उनके कुछ कुछ इंडिपेंडेंट फंक्शंस भी हैं, कुछ कुछ इंटीग्रेटेड फंक्शंस भी हैं। ठीक है। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कि क्या मतलब है कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। जिस तरीके से हम बात करें अगर फिक्स्ड वर्किंग कंडीशन देखिए, एक्सपेंस देखिए, अगर कंसोलिडेटेड फंड से इनकी जो सैलरीज और अलाउंसेस है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आ रही हैं, इस तरीके से ये लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इंडिपेंडेंट कैसे हो जाते हैं? टेन्योर के फॉर्म में। इनका जो फिक्स टेन्योर है, इनकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं, है ना, और इनकी जो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से आता है सैलरी और अलाउंसेस। और इंटीग्रेटेड कैसे हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इस तरीके से। फिर फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है,
एथ फीचर है इसका फंडामेंटल राइट्स। इसको हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें इंक्लूड करी है। प्लीज़ डोंट मिस दिस लेक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आपके लिए, ठीक है। फिर उसके बाद करते हैं डीपीएसपी को भी हमने इसमें इनवाइट करा है। इसका डीपीएसपी का मतलब है डायरेक्टिव्स जो हमने दिए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके अंदर हमने डिस्कस करा है कि अभी जो भी राइट्स पॉसिबल नहीं है सिटीजन्स को देना, जो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड नहीं है, उनको हम बाद में एक डायरेक्शन दे दिया है कि ये राइट्स को बाद में इंक्लूड करा जाना चाहिए एक अच्छी सोसाइटल फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी कॉन्स्टिट्यूशनल 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1976 में हुआ था, उसके थ्रू हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी सिटीजन्स को दे दी है। जैसे फंडामेंटल राइट्स तो वो हो जाएंगी जो कि गवर्नमेंट को हमारे लिए करना है या स्टेट को सिटीजन्स को देना है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये क्या है? स्टेट्स टू सिटीजन्स, ठीक है। स्टेट्स देंगे ये सिटीजन्स को, बट ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो सिटीजन्स देंगे स्टेट को। मतलब कि ये ड्यूटीज़ हैं जो सिटीजन्स अपने नेशन के लिए करेंगे, नेशन या फिर स्टेट के लिए करेंगे, ठीक है। ये तो वो चीज़ें जो नेशन की गवर्नमेंट जो उन्हें इलेक्ट करी वो सिटीजन्स के लिए करेगी या उनको जो नेशन है उनके अपनी राइट्स को रिस्टोर करेगा सिटीजन्स की। बट जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसके अंदर सिटीजन्स का क्या कर्तव्य है, क्या ड्यूटीज़ है अपने नेशन के लिए, अपने स्टेट के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर कवर। फिर आती है सेक्युलर स्टेट। हमारा एक सेक्युलर स्टेट है क्योंकि हम कोई भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करते हैं। जब आप इंडिया सुनते हैं तो यहाँ पे ऑल्दो मेजॉरिटी हिंदुज़म की है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो मुस्लिम भाई बहन हैं या फिर हमारे जो और भी अदर जैन वगैरह बहुत सारे जो क्रिश्चियंस हैं, हम सभी लोगों का एक है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं सब भाई भाई। आज हमको बचपन से यही पोएम सिखाई जाती है क्योंकि हम लोग एक सेक्युलर स्टेट हैं। और ये जो सेक्युलर स्टेट है वो आपको मैं बताऊंगी, प्रियम्बल के अंदर डिस्कस करूंगी कि जो सेक्युलर टर्म है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आई गई थी, ठीक है। ये भी 42nd इसलिए मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को जो 1976 के अंदर हुआ था इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीज पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। इसके अंदर क्या है? पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है सेक्युलरिज्म का, ठीक है। नेगेटिव कॉन्नोटेशन नहीं है इसका। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट सबसे अलग रहेगा और रिलीजन के अंदर इंटरफेयर ही नहीं करेगा। बिल्कुल इंटरफेयर करेगा, बट जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होगी। जैसे कि अभी ट्रिपल तलाक वाला केस था, ऑल्दो वो पर्सनल लॉज हैं मुस्लिम्स के, वो जिस तरीके से चाहे अपने हिसाब से अपना रिलीजन को देख सकते हैं, बट क्योंकि अपने नेशन जो जुडिशरी को लगा कि इम्पॉर्टेंट है पूरे नेशन के लिए, तो एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है कि जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी, जहाँ डिस्क्रिमिनेशन होगा, वहाँ पे स्टेट इंटरफेयर करेगा रिलीजियस मैटर्स के अंदर, इसलिए सेक्युलर है। फिर बात करते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की, ठीक है। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के अंदर क्या हुआ था, जो वोटिंग एज थी वो 18 ईयर्स से 21 ईयर्स कर दी थी। उसके अंदर पहले जो 18 ईयर्स के लोग थे वो भी वोट कर सकते थे, बट अब ये जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है इसको 18 ईयर्स की एज से बढ़ा करके 21 ईयर्स कर दी थी, और अब 21 ईयर्स वाले ही वोट कर सकते हैं। इन 1989 बाय, ओ आई एम रियली सॉरी एक्चुअली द थिंग इज इसके अंदर 21 ईयर्स जो पहले थी उस एज को रिड्यूस करके 18 ईयर्स कर दी थी, और अब 18 ईयर्स वाले ही वोट कर सकते हैं। तो पहले जो एज थी वो थी 21 ईयर्स, और अब 21 ईयर्स से उसको 18 ईयर्स कर दी गई है। कब करी गई है ये? 61th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। तो ये आपके आ सकता है कि कब वोटिंग एज को रिड्यूस करके 18 ईयर्स कर दिया था, तो 61th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988, ठीक है। इट मेक्स द डेमोक्रेसी ब्रॉड बेस्ड, एनहांसेस सेल्फ रिस्पेक्ट। अब ये क्यों कर दिया था? जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन कर सके, सिटीजन्स का जो कॉमन पीपल है उनके प्रेस्टीज को अपहोल्ड कर सके, इक्वालिटी को प्रमोट कर सके, माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट कर सके, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। आप अपने हिसाब से इसके ऊपर दे सकते हैं। मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया इस टर्म पे। एक्चुअली आई जस्ट गॉट कन्फ्यूज, आई जस्ट लॉस्ट समथिंग, सो दैट्स वाई यहाँ पे वो थोड़ा इशू हो गया था। प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा कि 21 ईयर्स को रिड्यूस करके 18 ईयर्स कर दिया था 61th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है। फिर सिंगल सिटीजनशिप, इसके अंदर सिंगल सिटीजनशिप है। लाइक यूएसए वी डोंट हैव डुअल सिटीजनशिप। हमारे यहाँ पे स्टेट की और नेशन की एक ही सिटीजनशिप रहेगी। वी ऑल आर
रिप्रेजेंटेड एज इंडियंस। फिर इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं यहाँ पे, जो भी लाइक इलेक्शन कमीशन और बहुत सारी ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो प्रमोट करेंगी जिससे कि हमारी अच्छा डेवलपमेंट हो सके, कोई भी बायसनेस नहीं हो सके। तो इंडिपेंडेंट बॉडीज़, इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट बॉडीज़ भी है जिसके लिए हम तैयार कर रहे हैं यूपीएससी, ठीक है। फिर इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजंस मतलब कि इमरजेंसी के अंदर हम किस तरीके से टैकल करेंगे सिचुएशंस को, तो वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से मेंशन्ड है कि अगर कोई इमरजेंसी आती है तो आपको इस तरीके से करना है। और 3 टाइप्स की इमरजेंसीज को हमने देखा है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, एक्सटर्नल अटैक वाली, और या फिर इंटरनल रिबेलियंस हो रहा है। तो इस टाइप से 3 टाइप की इमरजेंसीज क्लासीफाई हैं, इनको भी हम अच्छे से अभी कवर करेंगे। फिर आता है 3 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। 3 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है कि इसके अंदर एक तो यूनियन स्टेट लेवल पे होगा, एक स्टेट लेवल पे होगा, और एक इससे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी गवर्नमेंट के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्लासीफाई कर दिया। 73rd और 74th के अंदर पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको अच्छे से हम कवर करेंगे थोड़ी देर बाद। एडेड 3 टायर पंचायती राज, समझ गए आप लोग। और यूनियन उसकी जो अर्बन लेवल पे डिस्ट्रिक्ट्स की फॉर्मेशन थी, रूरल लेवल पे पंचायती राज, एंड अर्बन लेवल पे म्यूनिसिपैलिटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो चलिए, और ये विच इज़ नॉट फाउंड इन एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ये और कहीं नहीं मिलता है। अगर हम कोई बाद में इसको क्रिटिसाइज करा जाएगा कि हम लोगों ने बाकी वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन से जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करा है, बट ऐसा नहीं है। हम लोगों ने हमारी नीड्स के हिसाब से चीज़ों को देखा है। और 40 और जो ये 3 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है हमारे इंडिया के अलावा, ठीक है। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में उसका मेंशन नहीं है। फिर बात करते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये भी बहुत मेजर चेंज है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का हम लेके आए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इनको कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट देना इसलिए ज़रूरी था जिससे कि इनकी जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपरली गाइडेड हो और नेसेसरी करवा दिया जाए, इसको इम्पॉर्टेंट करा दिया जाए कि इनकी आपको करना ही करना है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये कब हुआ था? 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है, ऑफ 2011। Made right to form constant, let me change the pen, made right to form cooperative societies a fundamental right, ठीक है। और इसको किस पार्ट में ऐड करा गया था, ये क्वेश्चन आ चुके हैं क्योंकि अभी ये रिसेंटली एडेड हुआ है, इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं लास्ट ईयर के अंदर कि एडेड न्यू पार्ट बी, 9th बी, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और इसका एम क्या था? ये इंश्योर करना चाहता था कि कंट्री के अंदर जो फंक्शन हो डेमोक्रेटिक, प्रोफेशनल, ऑटोनॉमस और इकोनॉमिकली साउंड मैनर में हो। जो कंट्री की फंक्शनिंग हो वो डेमोक्रेटिकली प्रोफेशनल हो, उसके अंदर सबकी इकोनॉमिकली सबके लिए साउंड हो और ऑटोनॉमस हो। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन जो इतना हमारी सॉवरेन बॉड है उसके ऊपर भी क्रिटिसिजम्स देखे गए हैं। तो क्या क्या क्रिटिसिजम्स हैं उनको भी हमें देखना है। कॉन्स्टिट्यूशन, पहले तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के क्रिटिसिजम्स भी देखे थे हमने, अब हम इसके क्रिटिसिजम्स भी देख रहे हैं जिसके अंदर इसको कहा जाता है कि इट्स अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। आपको मैं फर्स्ट सेकंड फीचर हमने देखा था कि ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, तो उसके अंदर हम लोगों ने ऑल्दो उनसे इंस्पिरेशन, कोई भी अच्छी चीज़ हो तो हमें उसको आई थिंक लेनी ही चाहिए। कोई भी अच्छा लोग अगर उनमें कोई भी अच्छी चीज़ है तो आपको हर सबसे कुछ ना कुछ सीखना ही चाहिए। तो ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने जो भी वर्ल्ड की अच्छी चीज़ें थी उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करी है। फिर ये कार्बन कॉपी कहा जाता है, जो एक्ट मैंने आपको पढ़ाया था इससे लास्ट लेक्चर के अंदर, लास्ट टू लास्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हमने हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग कवर करी थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि एक्ट ऑफ 1935 को जो फीचर्स थे प्रोमिनेंट उसको कहा जाता, उसको मेजरली इंक्लूड कर दिया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि तब तक हम लोग पूरे अडेप्ट हो चुके थे ब्रिटिश के जो फंक्शनिंग्स थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर, जो पॉलिसीज़ थी उसके अंदर। तो हम वो चाहते थे कि उनके जो मेजर इंडियंस को प्रॉब्लम ना आए, इसलिए जो मेजर फ्रेमवर्क है
उनको हमने चेंजेस करा अपने हिसाब से, बट मेजर फ्रेमवर्क हमने वही ले लिया था, इसलिए कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट भी कहा जाता है। फिर अन इंडियन एंड एंटी इंडियन भी कहा जाता है। ये अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव हैं, आप जो भी आपकी पर्सपेक्टिव वहाँ पे आ सकता है कि अगर ये अन इंडियन और एंटी इंडियन कहा जा रहा है तो क्या आप क्रिटिकली एनालाइज दिस, critically analyze that is the constitution of India borrowed constitution, तो आप अपने उसमें व्यूज़ लिख सकते हैं, बट आपको यही लिखना चाहिए, पॉजिटिव कोनोटेशन ही देनी चाहिए इसकी कि नो इट्स नॉट अ borrowed, इट्स जस्ट अ ransacked, एज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेड इट इज़ ransacked फ्रॉम ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जो भी अच्छी चीज़ें थी वही हमने इंक्लूड करी है। अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि गांधीयन जो प्रिंसिपल्स थे वो हम देखेंगे डीपीएसपी में इंक्लूड करे गए हैं, ठीक है, कंप्लीट एराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी वगैरह, बट उस वक्त हमारा एक नेसेंट स्टेज था, हम लोग इंडिपेंडेंट हुए ही थे, तो ये सारी चीज़ें एक साथ इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए डीपीएसपी का प्रोविजन आया था। तो ये जो गांधीयन प्रिंसिपल है वो सारे एक साथ नहीं करे गए थे, जैसे कॉटेज इंडस्ट्री वगैरह, आप डीपीएसपी में इस वाले पॉइंट को अच्छे से समझ जाएंगे। फिर बात करते हैं एलिफेंट साइज, क्योंकि ये लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, अगर आपको पूछा जाए लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफ इंडिया। एक और क्वेश्चन आ सकता है अगर आपके यूपीएससी के अलावा भी अगर आप और कोई स्टेट उसकी तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एसआई की तैयारी कर, तो उसके अंदर पूछा जा सकता है कि which one was the first written constitution, the first written constitution was of America, first lengthiest written constitution is of India, ठीक है। सो इट्स अ पैराडाइज ऑफ लॉयर, मतलब इसके अंदर जो टर्म्स हैं वो इतनी कॉम्प्लेक्स हैं कि कहा जाता है ये पैराडाइज ऑफ लॉयर्स है, मतलब लॉयर्स ही ये टर्म समझ सकते हैं और वो अपने हिसाब से इसको मोल्ड कर सकते हैं, इसलिए ये उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। बट आई होप यू ऑल नो कि हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं होता तो हमारी जो इंडिया है उसको एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क नहीं मिलता, रूल्स एंड डायरेक्शंस नहीं मिलते कि हम किस तरीके से फंक्शन करें। तो अब सब अपने अपने पॉइंट्स आप दे सकते हैं। यहाँ पे हमारा सेलियन फीचर के भी कंप्लीट हो चुका है, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रीएम्बल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।